हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर हुई गोकशी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस घटना में शामिल अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून पुलिस ने सहसपुर क्षेत्र से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि सिरमौर पुलिस के पुरवाला थाना के अंतर्गत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी एक संगठित गिरोह बनाकर गोकशी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरोह के मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पहले से ही पशु क्रूरता से जुड़े 11 मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपी पहले भी पशु क्रूरता और गोकशी के मामलों में जेल जा चुके हैं। इन अभियुक्तों के खिलाफ पशु क्रूरता, गोकशी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत नेगी व एसएसपी देहरादून ने मंगलवार को पावटा साहिब में प्रेस वार्ता में इन तमाम बातों का खुलासा किया। जुड़े हों चाहे इस घटना के दौरान जुड़े हों, काम आ गए, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद डेफिनेटली दोनों स्टेट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठे हैं, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी कोई चूक रही है ऐसे मामलों में? देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं जिसको हम लगता है कि प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटना होने के बाद ही उसमें हमारा एक्शन हो पाता है। जैसे इतना बड़ा एरिया, ओपन एरिया है, जहाँ आप हिमाचल के बॉर्डर एरिया को देखते हैं, खुला हुआ हो, हमारे देहरादून अगर लगा हुआ उसका भी एरिया इतना ज़्यादा बड़ा और खुला एरिया है कि सभी जगह पेट्रोलिंग करना, नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा हम भी डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे जो लोकल विलेजर्स हैं या हमारे जो मुखबिर होते हैं या गांव में जो होते हैं वो हमें सूचना दें, कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है, गतिविधि हो रही, सूचना दें, तो डेफिनेटली वहाँ उसको चेक भी करते हैं, वहाँ रेड वगैरह भी करते हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। अब चूंकि ये बात आई है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, तो दोनों राज्य में हम लोग का यही निर्णय हुआ है कि इसको एक कंबाइंड रूप में भी कभी पेट्रोलिंग करी जाए। आकस्मिक रूप में ऐसे क्षेत्र जो सुनसान से हैं, जहाँ पर ऐसी अवैध एक्टिविटी की शिकायतें मिलती हैं या होने की संभावना है, तो उसको आगे एक घटना हुई तो उसको पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। इनको जो 8 के 8 अरेस्ट किए इसको अभी को लेकर आज अभी शाम को गिरफ्तारी के साथ भी मास्क की बरामदगी, इसमें थोड़ा इनसे जो बरामद हुआ है, इसमें वो भी हुआ है, सारे उपकरण बरामद हुए हैं और वो हमने फोरेंसिक में इसीलिए भेज रहे हैं। जो हमें अवशेष यहाँ पर मिले थे, गौवंशीय अवशेष मिले थे और जो मांस मिला है, तो सारी चीजों को हम साइंटिफिकली भी इसको परीक्षण के लिए, मैचिंग के लिए भेजेंगे। एसपी साहब, इंटरस्टेट हिमाचल उत्तराखंड की सीमाओं में दोनों जगह अवशेष मिले हैं। देखिए, जिलों के लिए एक चैलेंज के रूप में था, इसलिए जो भी शिकायत यहाँ पर मिली, मुकदमा उन धाराओं में दर्ज हुआ और उत्तराखंड में भी जो देहरादून में जो शिकायत मिली, उस पर मुकदमा तत्काल दर्ज हुआ। एक बड़ा मुद्दा रहा है, 20 साल बाद भी उत्तराखंड हिमाचल का सीमांकन नहीं हो सका है। इस तरह के मामले हो या अवैध खनन के मामले हो, सबसे ज्यादा देखते पुलिस दोनों साइड है। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का या पुलिस के लेवल का मैटर मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर ये गवर्नमेंट लेवल का मैटर है और दोनों राज्य सरकार की लेवल का है। हाँ, अब ये इस पर तो कमेंट करना मतलब थोड़ा सा थोड़ा आपको हिमाचल के संदर्भ में तस्वीर साफ करें, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग जो भी थाने के बाहर आए थे वो यही चाह रहे हैं कि हिमाचल पुलिस ने क्या कुछ किया है और उनकी पहचान हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी पहचान। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें जो हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, एक का नाम शहनवाज है और दूसरे का नाम इरशाद है। कहाँ से बाहर है? निवासी मानपुर, ठीक है। इरशाद, तो इन लोगों की पहचान होगी, इन लोगों का अरेस्ट कर दिया गया है। तो इसके अलावा भी जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की चेन में एक और व्यक्ति है जो अभी स्टेप भागा हुआ है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं और जल्दी हमारे गिरफ्त में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास बेसिकली, जिससे हमने कहा कि ये बातें मायने नहीं रखती थी कि गौवंश कहाँ मिले, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं थी सारी की सारी जुड़ी कि अरे नहीं, अपने बात एक ही है। तो इन्वेस्टिगेशन हम जो भी इस तरफ जो बात होती है वो उस तरफ भी इफेक्ट करती है। तो अगर हमने पीसफुल सिचुएशन रखनी है अपने एरिया में, तो दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा, मिलकर करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें हम जो हमारा एक सस्पेक्ट है, हम उसके पीछे पड़ेंगे। जैसे हमें मिलता है तो वो भी आपके सामने बता दीजिए। सर, क्या वजह रही जो इन्होंने मानपुर देवड़ा क्षेत्र चिन्हित किया है? क्या बेसिकली वो मानपुर देवड़ा वो जो जगह है ना, वो बीच में है, बीच में है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के एरिया में डालनी थी उन्होंने, जो भी गौवंश था किसी एरिया में फेंकने का नहीं था, वो था कि बीच में था कि जहाँ पे जो
यहाँ वालों को पता नहीं कि वहाँ पे वहाँ वाला सोचा यहाँ का है, इस तरीके से लगा मुझे कुछ ना। इस तरीके से एक सेंटर में सवाल आप दोनों से है, इंटर स्टेट लेवल पे ये तीसरी तरह का क्राइम एक नया देखने में आया है, इलीगल माइनिंग प्लस इससे पहले क्रिमिनल का ट्रांसमिशन होता रहता था, अभी तीसरी समस्या आई है। अब इसके लिए भविष्य में और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि बढ़ते हुए अपराध को थोड़ा अंकुश लगाया जा सके, विजिलेंस बढ़ाया जा सके सीमांत एरियाज में? देखिए, तो हम जो हमारा जो विकास नगर या फिर जसर देहरादून में है, इनके साथ हमारी ना इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, एक दूसरे से बात करेंगे, दूसरे से मिलेंगे। हमारे यहाँ कोई अपराधी हैं जो इनके वहाँ वांटेड है, तो वो हम इनको पकड़ के देंगे या उनकी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ जो वांछित है अपराधी जो उस तरफ है, जो हमें नहीं मिल रहे, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमें हेल्प करेंगे। और साथ साथ आप एनडीपीएस के बारे में भी बात की, कुछ है कि लोग इनके यहाँ रहते होंगे, कुछ हमारे जो सस्पेक्ट है वो वहाँ रहते होंगे, तो उसमें भी एक दूसरे की जब हम हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली जो सदैव कहा कि पेट्रोलिंग भी हम बीच में रखेंगे, बाउंड्री की पेट्रोलिंग रखेंगे समय समय पे ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं और वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि ज़्यादातर लोगों को वास नहीं होता है। जब हम ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली जैसे हम एनडीपीएस को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करेंगे और साथ साथ हम ये गौ हत्या को कंट्रोल करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तो पीस और लॉ एंड ऑर्डर अवश्य मेंटेन होगा इसमें। सर फिलहाल आज हालात तनावपूर्ण रहे, कैसे सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, हमने 24 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर दिया और हमें पता चल गया हमारी तरफ से कि हमें क्या करना है और कौन जो हमारा अपराधी वांछित है वो भी सबके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। दूसरा है कि हम यहाँ पे, क्योंकि अभी फोर्स कुछ गई हुई थी क्योंकि त्रिलोकपुर माता को फेयर है, उसके अलावा भी हमने ना टूआईटी रखी हुई यहाँ पे कि जो पेट्रोलिंग करेगी रात रात को, लोगों को कॉन्फिडेंस देगी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के साथ है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सबके साथ हैं, सब हमारे बराबर हैं। तो कानून के हिसाब से चलेंगे, कानून को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। हम लोगों को ये कहेंगे कि आप हमारे पे विश्वास रखिए, हमारे फ़ोन नंबर्स ओपन हैं, जब भी रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, तो हम तत्पर उनके लिए रेडी हैं। तो हम अपनी तौर से ये कह सकते हैं कि आप हमें जब अप्रोच कर सकें, जब आपको चप्पे चप्पे पुलिस नजर आएगी जो हमने रखी है और एक दूसरे पर विश्वास करने की हम अपील करेंगे, तो मेरे ख्याल से शांति रहेगी। सर इन्होंने अभी बोला है कि सार्वजनिक करना है हमको ना, चेहरे उनके, अब वो एक्चुअली उसके लिए क्या करेंगे? तो सार्वजनिक हम नहीं कर सकते ना, बेसिकली वो कुछ रूल्स होते हैं किसी चीज़ के ना, कुछ रूल्स है, रूल्स से जब हम कानून से परे जा नहीं सकते, रूल से परे जा नहीं सकते, तो हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि जैसे जब भी आप आरोपी है, क्योंकि हो सकता है कि कई, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि जब तक आपका केस नहीं हुआ, ट्रायल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तब तक तो उसकी जो प्राइवेसी आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद जब एक बार वो कन्विक्ट हो गया तो वो हमारे लिए अपराधी, सबके लिए अपराधी है। सर मानपुर देवड़ा में जहाँ पर ये तो गुज्जरों का बसेरा भी है, वहाँ भी कुल्हाड़ी वगैरह मिली, क्या इसके साथ साथ उन पे भी कोई कार्रवाई का पूछताछ उनसे भी हुई है? जी बिल्कुल, ड्रम मिला सर उसमें। हाँ, बिल्कुल कल ऐसा होता क्योंकि सर वो भी तो मौके पे वहाँ पे, क्योंकि अगर इस तरह की घटना वो लोग अलाउ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुनहगार तो फिर उन्हें भी माना जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब जो लोकल लोगों ने कहा, हमारे एसएचओ साहब वहाँ गए हैं कि वहाँ पर कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी हमने कब्जे में लेकर, उसमें वो कह रहे थे कि खून उनको महसूस हो रहा था, तो हमने तो उसको, और जो पानी था जिसके अंदर रखी गई थी उसका भी सैंपल लेके हमने एफएसएल को भेज दिया है। उसमें पता लग जाएगा कि खून है कि कुछ और है, ये जो पानी जिसमें रखा था उसमें कुछ और चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं उसको हमको साइंटिफिक वे पे करना पड़ता है। जहाँ तक कि क्या नाम, जो ये गुजर थे, इनको हमने अच्छी तरह से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज की हमारे पास आई हुई है कुछ एक, है ना, तो उसके तहत पे हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट लगी नहीं, बिल्कुल लगी। अभी वो हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है, उनसे पूछताछ जारी है और लगी रहेगी। आगे कोई साक्ष्य आता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। हाँ जी, एक बार पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया था, लेकिन आज तक उनकी पृष्ठभूमि पता नहीं लगी कहाँ से आए, कौन है, तो ऐसे के खिलाफ पुलिस क्या कर रही है? अब बात क्या हो रहा है कि देखेंगे कि जो लोगों को यहाँ पे नहीं होना है वो यहाँ पे नहीं होंगे, जिनका परमिशन होगा, प्रॉपर प्रोसीजर होगा, एसपी साहब एएमसी से जो भी आपको जो परमिशन होती है जनरली उसकी वो होगी, और अन्यथा हम उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेंगे। ड्रग्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर ड्रग्स पे जो है वो शिकायत रहती है कि उत्तराखंड से जो है ड्रग्स जो है यहाँ पे हिमाचल में आती है ज़्यादातर, जो है उत्तराखंड और यूपी से, तो आप उसके बारे में क्या? देखिए, जो ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ना, ये जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा है। ये एक मात्र एक क्षेत्र को हम नहीं कह सकते, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे
आपके सिरमौर में आता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से, पर वो जो लोग रहते हैं वो रहते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में वो कोई क्राइम नहीं करते। जब वो क्राइम नहीं करेंगे चंडीगढ़ में तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आगे जाकर वो बेचते सिरमौर में है। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग हैं तो ये लोग भी काफ़ी कार्रवाई करते हैं। तो हमारे जो मुलजिम होते हैं उनके लिए ये हेल्प करते हैं। उन्होंने हमारे को कई बार हेल्प करके वो पकड़वाए भी हैं। आप इनकी तरफ से पूरा कॉपरेशन है। तो आगे भी हमने सर से ही बात की थी कि जैसे जैसे अब जिस तरीके से अब ड्रग्स के खिलाफ हम चल पड़े हैं, हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम ड्रग्स को टैकल करेंगे। और जो हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं उनके जो एसपी सर हैं और भी होंगे तो उनसे तब पर हम मदद देते रहेंगे और इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक बार जरा बता दीजिए, जो 8 अपराधी पकड़े हैं वो 2 यहाँ पे किस धारा के तहत जो है उनका मामला दर्ज किया है, वो आप जरा धारा बता दीजिए। इसमें धारा है जी 196(1), 299 BNS है ना, और 11(3)(5) गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007। इसमें क्या सजा का प्रावधान है? इसमें तो 7 ही 3 साल प्लस है। 3 साल प्लस है सब। जैसा कि 3 साल बाद फिर छूट जाते हैं, फिर अपराधी काम में लग जाते हैं। यूपी में मोदी की सरकार में कई तरह के ऑपरेशन पुलिस लाती है, क्या ऐसा डर यहाँ के अपराधियों में भी होगा उत्तराखंड के हिमाचल में? देखिए हम तो कार्य करेंगे, जितनी कंप्लेंटें आएंगी उतना कार्य करेंगे, और कंप्लेंटें नहीं आएंगी तब भी हम कार्य करेंगे। तो हम तत्पर हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंस है आपको नजर आए फील्ड पे। आप कभी रात को भी जा रहे हो तो आपको लगे कि यहाँ पे PCR वैन खड़ी है पुलिस वालों की। सरकार का दबाव तो नहीं है ना सर, जैसे हिमाचल में कांग्रेस सरकार है? दबाव किसी का? दबाव कुछ नहीं है। देखिए बेसिकली क्या है कि ये ना हमारी ड्यूटी है। ठीक है। अब जैसे आप कोई भी हमारे पास आता है तो बोलते सर आपको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब नहीं किया आपने, वो आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया और मैंने अपना राइट बताया कि मेरी ड्यूटी है ये तो मैं करूंगा। वैसे भी सर भी इस बात से सहमत रखते होंगे कि जब भी आप रात को 12 बजे करेंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूं। जैसे अभी 2 चीजें आपने उठाई जो बड़ा रेलेवेंट था। ड्रग्स को लेकर आप उठाया, तो अब कोई ड्रग्स की कोई सीमा नहीं रह गई। कोई कहे कि इस स्टेट पर ड्रग्स का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, प्रचलन हो रहा है, ये पूरे देशव्यापी एक समस्या है। क्राइम के साथ साथ मुझे लगता है कि सोशल इवल के रूप में भी है, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले हमारे समाज के ही युवा लोग हैं, हम लोग हैं। और ये डेफिनेटली सबको पता रहता है कि इस घर में किसका बच्चा या कौन किस तरह की आदतों में पड़ गया, बट वो सूचनाएं हमारे पास बहुत लेट से आती है, जब वो एकदम बिगड़ चुका होता है या उनके हाथ से निकल जाता है। तो ये सोशल क्राइम के रूप में भी लेना चाहिए। जो ड्रग यूजर है, जो नए ड्रग यूजर बन जाते हैं, और मैंने देखा है, खासकर हमने ट्रेंड देखा है कि जो ड्रग यूजर होते हैं बाद में पैसे उनको ज्यादा चाहिए होते हैं, वही ड्रग पेडलिंग का काम करने लगते हैं, खुद ही बेचने भी लगेंगे, उसी से अपना भी वो ड्रग्स का यूज करेंगे। तो ये ट्रेंड ऑल ओवर इंडिया है, और खासकर इस बेल्ट में अगर देखते हैं, नॉर्दर्न बेल्ट में, चाहे अपने उत्तराखंड देखें, हिमाचल देखें, आसरे तो जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, देखते हैं कि वो नॉर्मली पहले ड्रग्स के यूजर बनते हैं और फिर धीरे धीरे वो ड्रग्स में या बाहर में चले जाते हैं, और जो आगे जाकर और आगे निकल जाते हैं। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी जैसे हम लोग यही करते हैं कि काउंसलिंग भी करते हैं। जो नए युवा पकड़े जाते हैं, छोटी छोटी मात्रा में उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका रजिस्टर भी बना के रखा हुआ ड्रग यूजर्स का, कि जो आदत पड़ चुकी है उनसे काउंसिल किया जाए। काम करना है उसमें, तो दूसरे प्रदेश में या कहीं अन्य जगह चले जाते हैं कि हमारे ऊपर नजर हट जाओ और हम अपना धंधा करते रहे। तो हिस्ट्री शीट खोल दी गई है, जैसे कहीं भी जाते हैं तो उनका हम हिस्ट्री शीट वहां भेज देते हैं कि भाई ड्रग्स की पेडलिंग में काम करता है, 10 बार 5 बार अरेस्ट हो चुका है, इस पर नजर रखी जाती है। ये सब तरीके होते हैं। जैसे आपने बताया कोऑर्डिनेशन की बात है कि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो जहां पर रहते हैं वहां वो अपराध कभी नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं कि उन पर पुलिस की नजर होती है, इसी उनकी पहचान जाती है। तो हमेशा क्या होगा, जो अगर इधर देहरादून आसपास विकास अगर क्राइम करेगा तो यूपी के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में अगर यहाँ का रहने वाला तो वहाँ करेगा, इधर हिमाचल आ सकता है, और अपने डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं करता। ये देखा गया, बहुत मुश्किल से वो ऐसे अपराधों में पकड़ा जाता है। लेकिन जनरली जो बड़े अपराधी होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं करते, तो वो सूचनाओं का आदान प्रदान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा अभी बताया इसके आपने भी कि ये सबको बाकी आपने जैसे अभी दूसरी चीज बताई कि जो इंटरस्टेट जितने भी चीजें अपराध है वो कोऑर्डिनेशन से ही दूर हो सकती है। एक तरफा अगर कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट चाहे तो वो नहीं हो सकती। तो उस कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट है कि ये है, और पहले भी बातें होती रही, अब आगे उसको चूंकि इतनी बड़ी घटनाएं घटित हुई है तो भविष्य में ना हो और ऐसे अपराधी पकड़े जाए, तो एक अच्छा स्टैंड लिया गया है। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि क्या अपराधियों पर क्या होता है, तो मतलब मैं तो देहरादून की बात ही बता पाऊंगा। ऐसे अभी विगत 1.25 साल के अंदर, क्योंकि मुझे 1.5 साल का टाइम हुआ, 18 तो अपराधी सिर्फ ऐसे थे जो गौवंशीय मत में शामिल थे, जिनके साथ एनकाउंटर हुआ और बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए, ऑलमोस्ट 18 लोग की तो लिस्ट हमारे पास है।
तो ऐसा नहीं है कि जहाँ भी पुलिस को सख्ती की जरूरत पड़ती है, जहाँ ऐसे अपराधी होते हैं तो उसी हिसाब से कानून के दायरे में रिटेलिएशन या कार्रवाई होती है उस पर। और ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, साक्ष्य अच्छे से कंप्लीट हो जाए, साइंटिफिक एविडेंस आ जाए, जिससे कि अपराधी को सजा हो। क्योंकि सजा होने के बाद जो असली अपराधी है उसको तभी इसको एहसास होता है। क्योंकि आज हम अरेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो कानून है उसमें आज नहीं 1 महीने में 2 महीने में कभी कभी तो बहुत शॉर्टली बेल भी मिल जाती है। तो एक हमारा टारगेट यही होता है कि एविडेंस कलेक्शन हो जाए, उनको सजा मिल जाए, जैसा अभी बताया 3 साल 5 साल 7 साल जो भी इसकी सजा का प्रावधान है। तो वो कन्विक्शन ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और एक अपराधियों में भय हो, डेफिनेटली पुलिस का अगर भय अपराधियों में नहीं होगा तो उनका मन बढ़ता जाएगा। तो ये कोशिश रहेगी कि इसको भी हम करते रहते हैं, कैसे अपराधी जो हार्ड कोर हो गए हैं, क्रिमिनल हो गए हैं, उन पर हम गैंगस्टर की कार्रवाई करें और भी कुड़की की कार्रवाई करें और बहुत सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में प्रिजर्व भी करें उनकी संपत्तियों की जो है करिए। तो कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है और डेफिनेटली यहाँ भी चल रही होगी। लेकिन मैं तो चूंकि वहाँ से आया तो धर्म के बारे में बता सकता हूँ, आप इसकी जानकारी भी कर सकते हैं अपने जो काउंटर पार्ट मीडिया बंधु। इस विषय से जुड़ा हुआ एक अंतिम प्रश्न है, क्या समुदाय विशेष में काउ स्लॉटिंग के बारे में अवेयरनेस की जरूरत है? देखिए, मेरा एक कहना है कोई भी अपराध से धर्म से रिलेटेड नहीं हो सकता। कोई भी आपराधिक जो मेंटेलिटी होती है वो किसी धर्म संप्रदाय से रिलेटेड नहीं हो सकती है। अपराधी को हम सिर्फ अपराधी की मानसिकता से दिक्कत समझते हैं। हाँ, ये जरूर आपका जो प्रश्न है उसमें क्या मानसिकता है नहीं है, ये तो एक सोशल रिसर्च का मैटर है। बट पुलिस की नज़र में अगर कोई अपराधी है तो उसका कोई धर्म जाति संप्रदाय नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं वो अपराधी है और वो वही जो हमारे कानून की धाराएं बनी है वो उस पर एप्लीकेबल होती है। बट आपके क्वेश्चन है तो सोशल इशू है जो उसके लिए मेरे ख्याल से सोशल रिसर्चर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मतलब पुलिस के लिए तो हमारे लिए तो अपराधी है। एसपी साहब, क्योंकि आपकी टीम सोशल मीडिया पर हमने देखा है कई दफ़ा बहुत एक्टिव रहती है ऐसे मामलों पर, क्या समझते हैं आपकी जो है सोशल मीडिया का कितना योगदान देते हैं जैसे जिस तरीके से हम भावना बढ़ती है इसको रोकने के लिए? देखिए, एकदम सही सवाल है। सोशल मीडिया आज की तारीख में हर चीज़ के लिए पॉजिटिव भी है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, हर पॉजिटिव चीज़ें भी आती है। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें जो पब्लिक की या कोई सेंटिमेंट्स होते हैं वो सोशल मीडिया पर जब प्लेयर होते हैं तो हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि हाँ ये मुद्दा है और ये जिससे हमारी आम जनता या हमारे लोग परेशान हैं। तो कभी कभी जो हमारे लिए नोटिस रहता है वो सोशल मीडिया में पॉपुलर होने पर हम उसको बहुत ज़्यादा नोटिस भी करते हैं और उसका फॉलो भी करते हैं। कभी कभी नेगेटिव खबरें भी होती हैं, जैसे आपने कहा कभी कभी कोई छोटा इंसिडेंट होता है लेकिन कभी देखते हैं विभिन्न संप्रदाय के बालक बालिका चले जाते हैं लेकिन वो एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है, जबकि उसमें कोई पेरेंट्स का योगदान नहीं होता, ना किसी का होता है। तो देखा जाए तो धारी तलवार है, उसको पॉजिटिव रूप में भी हम लेते हैं और कभी कभी देखते हैं कि हमारे लिए खासकर पुलिस की वर्किंग के लिए भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जो लोग पोस्ट करते हैं कभी कभी देखते हैं कि कुछ एक और दूसरा आदमी इसको सर्कुलेट कर देता है, तो हम लोग के लिए मुसीबत भी होती है। लेकिन देखा जाए पुलिस के अच्छे कार्यों को भी या अन्य चीज़ों को भी प्रमोट करते हैं। तो मॉनिटरिंग तो बहुत जरूरी है, खासकर पुलिसिंग के लिए तो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या है उसको मॉनिटर किया जाए। फिर भी बहुत बेहतर काम उत्तराखंड पुलिस के पेज देखते हैं तो अपडेट बहुत फास्टली देते हैं उसमें। हम भी देंगे उम्मीद करेंगे कि पुलिस में सर इसमें बहुत सही बात है, सही बात है। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ना केवल हिमाचल और उत्तराखंड में बल्कि सब जगह पुलिस कार्रवाई भी करती है, गिरफ्तार भी करती है और छूट जाते हैं फिर। लेकिन ऐसे में आप जो नॉर्मल सिटीजन है, जो नागरिक है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है हिमाचल और उत्तराखंड पुलिस? देखिए, हमको हमेशा ना कानून पे विश्वास रखना चाहिए। तो जो हमारी तफ्तीश, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो अगर अच्छी तरीके से हो तो उसमें पक्का सजा होती है। सब सजा होगी तो वही हमारा मेन एम है कि जिसने गलत किया है उसे सजा जरूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई बार इन्वेस्टिगेशन में, कई बार प्रोसिक्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, तो जिसके कारण ये हो जाता है। तो कुछ एक हमारे जो लॉज हैं, तो हम लॉज के हिसाब से चलते हैं कि कोई बेलेबल होता है, कोई नॉन बेलेबल होता है, उसी तरीके से हम लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो इतना हमारा ये रहता है कि हमेशा जिस भी केस में हम करें उसको सजा जरूर मिले। ठीक है जी, चाय पी लेते हैं।